हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12 का ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा था। सारे टॉपिक्स हो गए थे, बस एक ही बाकी था। कौन सा बाकी हमारा? फोर्स्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ये तीन टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तीनों एक ही इसमें दे दिया है आपके बुक में, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो तीनों एक साथ दिए हैं ना, उसकी वजह से आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक उठाएंगे। पहले फ्री ऑसिलेशन उठाएंगे और इसके लिए अगर आप बुक से समझ में नहीं आता है तो खुद का नोट्स बनाओ। इस टॉपिक के लिए खुद का नोट्स बनाओ। उन नोट्स के लिए क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा, जो रियल टाइम एग्जांपल है, आपके बुक में नहीं दिए हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि आपको रेजोनेंस भी समझ में आएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले फ्री ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा, आप नोट्स लिख सकते हो, 5-6 या 4-5 लाइन उसमें आ जाएंगी। फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ाऊंगा, उसमें 4-5-6 लाइन आ जाएंगी। रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, उसमें 4-5-6 लाइन आ जाएंगी। इस टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फ्री ऑसिलेशन 2 मार्क्स के लिए, फोर्स्ड ऑसिलेशन 2 मार्क्स के लिए, रेजोनेंस 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है। बुक से पढ़ोगे ढंग से आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप चालू क्लास में, रनिंग क्लास में नोट्स लिख सकते हो, या फिर कुछ टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं फ्री ऑसिलेशन। पहला ऑसिलेशन है फ्री, ठीक है। पहले ही पेन खराब, तो स्टार्ट करते हैं पहला फ्री ऑसिलेशन। चलो, फ्री का मतलब क्या? खुला, फ्री छूट बोलते हैं ना अपन, किसी को भी फ्री छूट दे देना, मतलब क्या? छोड़ देना उसको, ठीक है। उस पे किसी का कोई भी फोर्स नहीं है। ऐसा ऑसिलेशन जिस पे किसी का दबाव नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है, वो फ्री है, मर्जी से है, अपने मर्जी से है, ठीक है। तो वैसा वाला ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? वैस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन। इसी को क्या करना है, इसी को इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या आएगी? इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड, मतलब उसको अपने अलाउ कर दिया, क्या? इज अलाउड टू ऑसिलेट और वाइब्रेट ऑन इट्स own, then the oscillation of that object are called oscillations. ऑसिलेशन क्या है? पीरियोडिक मोशन। एक ऑसिलेशन मतलब क्या? मान लो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इधर जाएगा एक्सट्रीम, इधर एक्सट्रीम, वापस मीन पे आ गया, ये एक ऑसिलेशन हुआ। लेकिन एक ही ऑसिलेशन परफॉर्म करती है क्या बॉडी? नहीं, बहुत सारी। तो ये जो कंटिन्यूअस टू एंड फ्रो मोशन है उसको ऑसिलेशंस बोलते हैं, प्लूरल, ठीक है। तो एक किसी कोई ऑब्जेक्ट को हमने अलाउ किया कि कर सकता है भाई, तू क्या कर सकता है? ऑसिलेट कर सकता है। ऑसिलेशन को दूसरा नाम है वाइब्रेट करना। कैसा? ऑन इट्स ओन मतलब उसका, है ना, एट इट्स ओन रिस्क जिसको बोलते हैं ना, तो उसका क्या करेगा? वो वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट करेगा। तो उस तरह का जो ऑसिलेशंस होते हैं, उस तरह के जो ऑसिलेशंस होती है उस ऑब्जेक्ट के उनको आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। ये हो गई डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। क्या फिर से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, अलाउ किया कि भाई तू जा कर अपना ऑसिलेट हो, ठीक है, तेरे पे कोई भी कुछ फोर्स नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है तेरे पे, तू अपना ऑसिलेट कर, तो उस ऑसिलेशन को हम बोलेंगे फ्री ऑसिलेशन, क्योंकि वो फ्री है, उसका कर रहा है, उस पर किसी ने कोई क्या पकड़ के नहीं रखा है उसको, ठीक है। तो उस वाला ऑसिलेशन को अपन क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू ऑसिलेट और वाइब्रेट ऑन इट्स ओन, देन द ऑसिलेशंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशंस को क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशंस बोलेंगे। अभी ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। क्या है? पीरियोडिक मोशन। अभी फ्री ऑसिलेशन में मान के चलते हैं कि कंसिडर कि कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है। अभी ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? और दूसरा सपोर्ट, और ये जो स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग है, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लो, ठीक है। और ये जब बॉब ऑसिलेट होगा इधर उधर, उस पर हवा
लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, बॉब अगर इधर जाएगा तो ड्रैग फोर्स इधर लगेगा। ये ड्रैग फोर्स क्या करेगा, ड्रैग फोर्स इसका एम्पलीट्यूड घटाएगा, तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कम होना मतलब क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, अपना कंटिन्यूअस एक ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो जब फ्री ऑसिलेशन होगा तो ये मोशन कौन सा है, पीरियोडिक मोशन है। कौन सा मोशन है, पीरियोडिक। टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड मतलब ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको वो टॉपिक पता होगा, ऑलरेडी वीडियो बना है, क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये एल है, एल मतलब क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये सपोर्ट, ये बॉब। ठीक है, ये बॉब का सेंटर और यहाँ से इतनी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 पाई एज इट इज। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये इसका रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन 2 पाई। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या, अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दूसरी लाइन लिखोगे आप, इन फ्री ऑसिलेशन, इन फ्री ऑसिलेशन, ऑसिलेशंस। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, एंड this frequency of free oscillations is called natural frequency। खत्म, बस इतना ही लिखना है आपको फ्री ऑसिलेशन में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहला फ्री ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, दूसरा टाइम पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। अभी फ्रीक्वेंसी क्योंकि आगे अपने को रेजोनेंस पढ़ना है, तो रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक ही कंबाइन करके क्यों दिया है आपके बुक में, क्योंकि एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा ऐसे डिपेंडेंट है, या फिर कुछ ना कुछ उनके बीच में रिलेशन है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला उसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल किया तो ये वाला, तो इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। क्यों, और ये फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रहेगी, लेंथ ही एक टर्म है, 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट, जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8 सबको पता है। लेंथ चेंज होगी क्या, इस पर्टिकुलर पेंडुलम के लिए लेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स है, कोई भी टर्म चेंज नहीं होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट। तो कंटिन्यूअस वो पेंडुलम इसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा। और जब वो कौन सा ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, वो फ्री ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लोगे, और आपको पता है कि इस पर कोई दबाव नहीं है, अपना अपना ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ये कौन सा ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन। उस टाइम पे जो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, उस वाली फ्रीक्वेंसी को क्या आप बोलोगे, उस वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बस फ्री ऑसिलेशन में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्री ऑसिलेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट है पार्ट, अपना नेक्स्ट पार्ट है फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो चलिए अभी हम देखते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसका मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या था, एक पेंडुलम था, है ना, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया और छोड़ दिया तो उसने क्या किया, स्टार्ट ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही अपन ऑसिलेशन इसका स्टार्ट करेंगे, उसी टाइम से उस पर एक फोर्स लगने लग जाएगा, वापस वही कौन सा, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या करेगा, ड्रैग फोर्स इसका एम्पलीट्यूड कम करने का काम करेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, और फ्री ऑसिलेशन अभी जस्ट पढ़ा। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है या कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल। आपको बताऊँ, हर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है।
पेंडुलम इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद में आप कोई जिसमें खाना खाते हैं प्लेट है ना, स्टील का प्लेट, कोई चम्मच ले लो, उस स्टील के प्लेट को अपन स्टक कर देंगे, क्या उसमें से आवाज़ साउंड आएगा, ठीक है, और वो प्लेट वाइब्रेट भी होगी, है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑसिलेशन होगा। ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग है ना, उसका भी फ्रीक्वेंसी होता है। अपन बॉडी अपनी बॉडी की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जो अपनी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस बिल्डिंग की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जिस मोबाइल में मैं शूट कर रहा हूँ उसकी भी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मेरी भी कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जितनी भी बॉडीज़ है ना उन सब की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कैसे होती है, समझ में आएगा आपको जब एग्जाम्पल दूंगा। अभी फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो जब फ्री ऑसिलेशंस हो गए तब हमारा पेंडुलम अपना अपना ऑसिलेट होगा, उस पर कोई फोर्स नहीं है, और उस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होती। अपन ने क्या बोला, वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन मान लो आपके पास एक ही पेंडुलम है, उसका फ्रीक्वेंसी है मान लो 10 हर्ट्ज, क्या है 10 हर्ट्ज, लेकिन मुझे कुछ कारण के लिए इस फ्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज इस पेंडुलम को 10 हर्ट्ज से नहीं, मेरे को 15 हर्ट्ज के साथ वाइब्रेट कराना है। अभी 15 हर्ट्ज उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन मेरे पास बस एक ही पेंडुलम है। अगर इस पेंडुलम को मैं उसका ऑन इट्स ओन अगर मैं ऑसिलेट कराता हूँ तो मुझे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी खाली 10 हर्ट्ज मिलती है, क्योंकि वही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मुझे चाहिए कि वो पेंडुलम कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करे, वो पेंडुलम 15 हर्ट्ज से ऑसिलेट करे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस भी चाहिए। कैसे ऑसिलेशंस चाहिए, अनडैम्प्ड, क्योंकि क्या है ये ड्रैग फोर्स क्या कर देता था, फोर्स लगा के इसका एम्पलीट्यूड घटा देता था। तो मेरे को क्या करना है कि जितना ड्रैग फोर्स लग रहा है उतना ही अपोजिट एक फोर्स में लगाऊंगा कि वो ड्रैग फोर्स को कैंसल करे। जो भी ड्रैग फोर्स का इफेक्ट है क्या करता है, एनर्जी कम कर देता है, तो हमको एनर्जी कम नहीं होने देनी है। तो एनर्जी कम नहीं कैसे होगी, जितना ड्रैग फोर्स उसका एनर्जी कम कराएगा, अपन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस पे, इस ड्रैग फोर्स के अपोजिट, तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे ऑसिलेशन डैम्प नहीं होंगे। तो दो रीज़न है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस दो रीज़न की वजह से होता है। वो कैसे होता है, इस पे फोर्स लगाते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स। क्या, अगर मुझे जो पेंडुलम है उसको ऑसिलेट कराना है, लेकिन ऑसिलेट उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं, किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कराना है, मान लो 10 नहीं, मुझे खाली 7 हर्ट्ज इतना ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं क्या करूं, अगर पेंडुलम को उसका छोड़ दिया तो वो 10 हर्ट्ज देगा, लेकिन मेरे को 10 नहीं चाहिए, 15 चाहिए या 7 चाहिए, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके अलावा मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए। दूसरा, मुझे इसका ऑसिलेशंस डैम्प नहीं होने देने, जो ड्रैग फोर्स इसके ऑसिलेशंस को डैम करता था, एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे अपन ड्रैग फोर्स के अपोजिट, तो क्या होगा, फिर यहाँ पे अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे अपन कि इफ क्या हुआ, इफ एन एक्सटर्नल, अब यहाँ पे पीरियोडिक फोर्स is applied to the object for its oscillations, then that oscillations या फिर then those oscillations are called forced ऑसिलेशंस। सिंपल, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करते वक्त हम उस पर क्या लगा रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कैसा फोर्स, पीरियोडिक फोर्स। अभी यहाँ पे एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेके चलो, स्विंग मतलब झूला, आपको फोर्स्ड ऑसिलेशन समझ में आ जाएंगे। मान लो कोई झूले पे बैठा है, उसको अपन पीछे खींच के लेके जाएंगे, छोड़ देंगे, वो क्या होगा, ऑसिलेट होगा, ठीक है। और वो जो बंदा झूले पे बैठा है वो आलसी है, ठीक है, वो खुद से झूला नहीं ले पाता है, ठीक है, वो खाली बैठा है। जब फिर लास्ट थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उसका जो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद झूला क्या हो जाएगा, रुक जाएगा,
क्यों रुक जाएगा? क्योंकि हवा उस झूले पे ड्रैग फोर्स लगाएगी। तो हमको क्या करना है कि बस यहाँ से ऐसा कंटिन्यूस उसका ऑसिलेशन चलता रहे, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़े भी ना और घटे भी ना, उतना ही कंटिन्यूस उसी एम्पलीट्यूड के साथ हमको ऑसिलेशन कराना है। तो अपन कैसे झूला देते हैं, यहाँ से झूला गया, वापस रिटर्न आएगा, वापस फोर्स देंगे, वापस रिटर्न आया, वापस फोर्स देंगे, ठीक है। तो अपन उस पर पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। कैसे? जाएगा आएगा फोर्स, जाएगा आएगा फोर्स। इस तरह से जो अपन फोर्स लगा रहे हैं उस झूले पे, वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है पीरियोडिक फोर्स। और कौन लगाता है? बाहर जो आदमी है, ठीक है, वो लगाता है। तो ऐसे ऑसिलेशंस हम प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? किसकी हेल्प से? एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के साथ जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। अभी क्या है, जो पेंडुलम या जो स्विंग पहले उसका जब ऑसिलेट करता था तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता था, लेकिन अभी फोर्स की वजह से क्या हुआ? फोर्स की वजह से सब गड़बड़ हो गया। फोर्स की वजह से सब गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ की वजह से क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जो इन फोर्स्ड वाइब्रेशंस और इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस द frequency of oscillations depends on external force। पहले कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, पेंडुलम अपना अपना वाइब्रेट हो रहा था, आजू बाजू से किसी से कुछ लेना देना था नहीं, तो उस टाइम पे उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? नेचुरल। लेकिन अभी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो इन फोर्स्ड वाइब्रेशंस ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेशंस in forced vibrations or in forced oscillations the frequency of oscillations depends on external force। external force कितना लगाया है? external force का पीरियोडिक, अभी पीरियोडिक मतलब क्या? पीरियोडिक है मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। अब अगर टाइम पीरियड होगा मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी भी होगा, क्योंकि क्या? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। तो पीरियोडिक फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, उसकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसका भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, क्योंकि जो भी चीज़ पीरियोडिक होती है उस चीज़ का टाइम पीरियड अपन निकालते हैं, और टाइम पीरियड निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी निकालते ही है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे क्या होता है, जो हमारा पेंडुलम ऑसिलेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फोर्स्ड oscillations is called ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। और उसको बोलते हैं फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फोर्स्ड, क्योंकि नेचुरल नहीं है अभी, उसका नेचुरल नहीं रहा हो, क्या हो गया उसको? फोर्स। तो ड्राइवर क्या बोलते हैं उसको? ड्राइवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बस फोर्स्ड ऑसिलेशन में इतना ही लिखना है, ठीक है। पहला क्या उसका डेफिनेशन? इफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा? पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स ऑसिलेशन। किसी ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशंस परफॉर्म करने के लिए अगर हम उस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा देते हैं तो वो ऑसिलेशंस को अपन क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। जब फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गए तो पेंडुलम या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं करेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशंस की वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटर्नल फोर्स की। और अभी उस फ्रीक्वेंसी को अपन अलग नाम से बुलाएंगे, उसका नाम क्या होगा? ड्राइवर फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। खत्म, ये हो गया आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। अभी देखते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे ध्यान दो अभी, ठीक है, ये दोनों चीज़ों पे रेजोनेंस डिपेंड है। पहला जो फ्री ऑसिलेशन है उसमें जो टर्म है कौन सी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखो? फोर्स्ड ऑसिलेशन में इसमें फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखो इस पीरियोडिक फोर्स की। किसमें? किसकी? पीरियोडिक फोर्स की। ये दोनों टर्म अगर आपको समझ में आ गया तो रेजोनेंस आपका 2 मिनट का है, ठीक है। तो चलिए रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी रेजोनेंस देखते हैं, है ना। तो रेजोनेंस एक एक्सपेरिमेंट पे है, ठीक है।
यहाँ पे एक आपको अरेंजमेंट दिया गया है बुक में, जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो अरेंजमेंट है वो खाली आपको सिखाने के लिए है, उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्वेश्चन रेजोनेंस पे क्या होगा, व्हाट इज रेजोनेंस, खत्म। या फिर रेजोनेंस पे क्या लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, खत्म, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक डायग्राम दी है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मान लो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पेंडुलम है, जिस पेंडुलम का नाम है ए, ठीक है। बाद में है बी, बाद में है सी, और बाद में है डी, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग है ये, और एक ही स्ट्रिंग से ये सारे पेंडुलम्स क्या है, कनेक्टेड है। तो उधर लिखा है कि कंसिडर 4 पेंडुलम्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ए जो है उसका जो बॉब है वो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, इसलिए ऐसा दिखा है। और बाकी ये कैसे है, हॉलो। सॉलिड मतलब मराठी में बोला जाए भरीव, है ना। ये हॉलो मतलब क्या, पोकड़ है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं है। तो ए जो है वो सॉलिड है, और बाकी बी सी डी जो है वो क्या है, हॉलो है, ठीक है। उतना तो पता है। बाकी लेंथ ऑफ पेंडुलम ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम बी, ओ सॉरी कौन सा, सी। बी की लेंथ छोटी है, डी की लेंथ ज़्यादा है थोड़ी, लेकिन ए और सी दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है। ये बोलने का क्यों है मुझे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में क्या होता है ना, लेंथ होता है, ठीक है, G/L, इसकी वजह से, बाकी कुछ नहीं। तो अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करके क्या हुआ कि पेंडुलम ए को इधर लेके गए अपन, डिस्प्लेस करके क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो पेंडुलम ए क्या होगा, पेंडुलम ए अभी वाइब्रेट होगा। तो बस इतनी ही लाइन से अपन क्या बता सकते हैं, इतनी ही लाइन से अपन बताएंगे कि पेंडुलम ए को पकड़ के छोड़ दिया पकड़ के छोड़ दिया मतलब क्या, बाकी कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं इस पे। मान लो आजू बाजू हवा नहीं है, वैक्यूम समझ के चलो, वैक्यूम भी समझना गलत होगा, लेकिन मान के चलो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये अरेंजमेंट का अपना अपना फोर्स लग रहा है, अरेंजमेंट का अपना अपना फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पेंडुलम ए को, मतलब बॉब ए को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो वो वाइब्रेट होने लग जाएगा, ऑसिलेट होने लग जाएगा, और बाकी कुछ नहीं किया उस पर, बाकी फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, कोई अपन ने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स नहीं लगाया। पेंडुलम ए को खाली पकड़ के छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा। बताओ पेंडुलम ए का ऑसिलेशन कौन सा होगा, फ्री ऑसिलेशंस होंगे या फोर्स्ड ऑसिलेशन होंगे? तो उसका आंसर है पेंडुलम ए का ऑसिलेशन होगा फ्री ऑसिलेशन, क्योंकि उसको अपन ने उसका ऑसिलेट करके उसका ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया, उसका ऑसिलेट करके छोड़ दिया। कैसे? बॉब ए को डिस्प्लेस किया, बाद में छोड़ दिया, अपना पेंडुलम ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पेंडुलम बी, पेंडुलम सी और पेंडुलम डी, इनके ऑसिलेशंस फ्री होंगे या फोर्स्ड होंगे? ठीक है, कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद नहीं, थोड़ी ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, जैसे ही ऑसिलेट होगा ये स्ट्रिंग के साथ, एक ही स्ट्रिंग के साथ तीनों बॉब्स कनेक्ट होने के कारण क्या करेगा, ये स्ट्रिंग और वाइब्रेट जैसी भी होगी, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी बी को ट्रांसफर होगी, कुछ एनर्जी सी को ट्रांसफर होगी, कुछ एनर्जी डी को ट्रांसफर होगी। जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी ये भी ऑसिलेट करने लग जाएगा, ये भी ऑसिलेट करने लग जाएगा, ये भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। लेकिन इनका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, इसका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी अलग होगा। ठीक है, क्यों वो भी बताता हूँ। लेकिन इनका बी सी डी, इनका जो ऑसिलेशन होगा वो कौन सा ऑसिलेशन होगा? फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि इस किसी भी बॉब को ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ नहीं दिया है। ये क्यों ऑसिलेट हो रहे हैं? क्योंकि ए ऑसिलेट हो रहा, ये उसको एनर्जी पास कर रहा, ये उसको फोर्स पास कर रहा है, और उन फोर्स की वजह से ये ऑसिलेट हो रहे। पहले कुछ नहीं था, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो इसका कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग कॉमन है। ये स्ट्रिंग क्या है, ये वाली स्ट्रिंग कॉमन है, तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वजह से बी सी एंड डी क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। तो फोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। ठीक है,
फ्री ऑसिलेशन किसके लिए? सिर्फ ए के लिए। और इन तीनों के लिए कौन सा? इन तीनों के लिए फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें? ऑब्जर्वेशंस, पहला ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम B and D get damped soon। ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है कि पेंडुलम बी और पेंडुलम डी इनके ऑसिलेशन डैम्प हो जाएंगे। सुन, डैम्प मतलब धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होकर बाद में ऑसिलेशन बंद भी हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों की लेंथ जो है वो अलग है, ज़्यादा या कम उससे लेना देना नहीं, वो अलग है। किसकी? ये भाई जो था इसने जो फ्रीक्वेंसी दी वो दी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो है इनको बोलेंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको बोलेंगे ड्रिवन फ्रीक्वेंसीज। कौन सी फ्रीक्वेंसीज? ड्रिवन, अलग अलग। ये ड्राइव कर रहा है ना, ये चला रहा है, ये सबका ऑसिलेशन कौन चला रहा है? ये ड्राइवर है, ये चला रहा है, ठीक है। तो ये जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इस पूरे सिस्टम के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। और ये चला रहा है, ये इसलिए उनको क्या बोलेंगे अपन? ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ये चल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए उनकी फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलेंगे? ड्रिवन फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। अभी दोनों का लेंथ अलग अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, ठीक है। ये जो वाइब्रेट कर रहा है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन तीनों के लिए ड्राइवर फ्रीक्वेंसी का काम करेंगी और ये वाइब्रेट होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बार बार देखना, ठीक है। तो अभी देखना क्या होगा। इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, क्योंकि क्या है? दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, ये भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होगा, लेकिन दोनों का लेंथ सेम होने के कारण उनका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैच होता है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका और इसका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मैच हो जाएंगी। तो इसका क्या होगा? पेंडुलम सी जो है उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, सबसे क्या होगा? ज़्यादा। और ये बी और डी का एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होगा? जिन दोनों पेंडुलम की ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं अपन, ठीक है। जिन दो पेंडुलम का लेंथ सेम है, वो दो पेंडुलम, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ ये ए वाला पेंडुलम के लेंथ के समान है, वो वाला पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। और जिन पेंडुलम की लेंथ इस फर्स्ट पेंडुलम के लेंथ से अलग होगी, वो जल्दी से क्या हो जाएंगे? डैम्प हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड, मैक्सिमम एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड टू सी। अभी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से आ गई? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में रखो, हाफ के ए स्क्वायर। ए क्या है? ये होता है एम्पलीट्यूड। ये एनर्जी किसकी है? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। एनर्जी किस पे डिपेंड है? एम्पलीट्यूड पे। किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? सी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सी की। तो ए वाला पेंडुलम ऑसिलेशन करने के बाद जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसमें से मैक्सिमम एनर्जी किसको मिलती है? मैक्सिमम एनर्जी मिलती है सी को। बी और डी की एनर्जी जो मिलती है, बी और डी को जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी क्या मिलती है? उनको कम मिलती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होने की वजह से? उनका लेंथ अलग अलग होने की वजह से। ठीक है। तो अभी क्या है? ए का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उन दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? सी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा है। ये यहाँ पे सही में आ रहा है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी बी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ए का फ्रीक्वेंसी, डी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ए का फ्रीक्वेंसी, उन दोनों में अंतर है। उन दोनों में क्या है? अंतर है। अभी देखना, ये एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं होगा।
अगर अभी ऐसा ध्यान में आया है कि जो ये इसने फोर्स लगाया, ठीक है, इसने फोर्स लगाया ये सिस्टम पे, इसकी वजह से ये पेंडुलम भी वाइब्रेट हो रहा है, ये पेंडुलम भी ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन इस फोर्स की वजह से वो कुछ अलग ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। वही चीज़ किसके साथ होंगी? इसके साथ होंगी, क्योंकि इनको फोर्स किया गया है, ठीक है, तीनों को, लेकिन इनको क्या किया गया है? फोर्स। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, और ये जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, तो ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में डिफरेंस है। सिमिलर किसके साथ? ये डी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेंथ अलग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रहा है? ये इन सबको ड्राइव कर रहा है, ये सबको फोर्स लगा, ये तीनों पेंडुलम पे फोर्स लगा रहा है ये वाला, ठीक है। तो इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में भी डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस है। अभी आगे एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरी सिस्टम के साथ परफॉर्म किया, उनको क्या पता चला है, ये आपके बुक में है नहीं, उनको क्या पता चला कि जैसे जैसे वो डिफरेंस कम होते जाता है, किनके किनके बीच का डिफरेंस? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, और दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी? इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना इनका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा। रिपीट, फिर से रिपीट, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज है, ये फोर्स कर रहा है इनको ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो दे रहा है इनको, ठीक है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये पहली चीज। और दूसरी चीज क्या? इन पेंडुलम्स की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो जितना ज़्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। if the difference between the frequency, कौन सी? frequency of external force and the natural frequency of the object is higher, the amplitude of the oscillations of that object will be lower, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ते जाएगा इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। और जैसे जैसे डिफरेंस कम होते जाएगा दोनों फ्रीक्वेंसीज का, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे इनके ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड क्या होने लग जाएंगे? बढ़ने लग जाएंगे। और एक स्टेज ऐसे आएगी जब इसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी, इसने जो फोर्स किया सी को, ठीक है, और ये सी की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रही है? मैच हो जाएंगे। जब जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम लगा रहे हैं, उस पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे, तब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस होना। क्या होना? रेजोनेंस होना, ठीक है। तो ये खाली ऑब्जर्वेशंस थे। क्या? बी और डी जल्दी उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जल्दी उनके ऑसिलेशंस डैम्प हो जाएंगे। लेकिन ए और सी की लेंथ सेम होने के कारण सी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो सी पे लगने वाला फोर्स है, कौन लगा रहा है? ये वाला, यहाँ से उसको पीरियोडिक फोर्स मिल रहा है। तो ये पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसकी वजह से सी का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, सी को एनर्जी भी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो अभी रेजोनेंस की अपन क्या करते हैं ना, रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन एकदम सिंपल है, उसका ग्राफ भी है, ठीक है। क्या आ जाएगा? इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस when the frequency of, दो कौन सी है? एक पहली चीज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मैचेस और इक्वल्स टू द कौन सी फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, then the amplitude of forced oscillations
of the object increases and will be higher बोलने से अच्छा maximum. This concept is called resonance. ठीक है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जब जो फोर्स की, जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट के खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी, तब जो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस. क्या बोला करते हैं, रेजोनेंस. ठीक है, यही है डेफिनेशन. बस उतना पढ़ाने के लिए वो सारा एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, अभी बाद में बोला है द प्लॉट ऑफ ए स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज एज फॉलोज. अभी इज एज फॉलोज मतलब क्या है, यहाँ पे है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, पहला होता है वाई एक्सिस वाली टर्म और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड की, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी. ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी. अभी क्या है, मान ये प्लॉट हुआ है ऐसा ग्राफ, इसका बताता हूं मैं क्या है. एफ इज इक्वल टू एफ आर लिखा है, मतलब क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अभी जो फोर्स लगा रहे हैं ना अपन, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो अपन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. अभी ये एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा. सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन. ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट की खुद की क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लो कुछ है 40 हर्ट्ज. ठीक है, और अभी क्या है अपना जो फोर्स है, उस फोर्स का फ्रीक्वेंसी मान लो 5 हर्ट्ज. दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है. और मैंने अभी लास्ट में बोला आपको, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर. ये दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा. तो 5 के टाइम पे कम, अभी 10 बढ़ाया, अभी डिफरेंस क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया. डिफरेंस थोड़ा कम हो गया तो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ गया. वापस इसको मैंने 20 हर्ट्ज कर दिया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया. दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड और बढ़ेगा. 30 हर्ट्ज कर दिया, अभी इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया. दोनों के बीच का डिफरेंस कम हो गया तो वापस एम्पलीट्यूड बढ़ गया. जैसे ही मैं इसको 40 हर्ट्ज कर दूंगा, अभी क्या हो गया, जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो अपने ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो गई, मैच हो गई. तभी उस ऑब्जेक्ट के जब अपन एम्पलीट्यूड देखेंगे, ए फॉर एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, मैक्सिमम. लगे फिर से वापस मैंने क्या किया, 50 हर्ट्ज कर दिया, वापस डिफरेंस, वापस 10 का डिफरेंस आ गया, वापस डिफरेंस आया, वापस एम्पलीट्यूड कम, वापस 60 हर्ट्ज, वापस एम्पलीट्यूड. जैसे जैसे दोनों के बीच का डिफरेंस, कौन ज़्यादा कौन बड़ा वो नहीं देखना, कितना का डिफरेंस है वो देखना. जितना डिफरेंस ज़्यादा उतना क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होती जाएगा. एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल मैच विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. और उसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं. ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा. अभी 2 एग्जाम्पल रेजोनेंस के रियल टाइम में क्या थे कि पहला जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, है ना, तो जब कुछ अपने जो जवान हैं उनको एक आदत होती है क्या, परेड करके चलते हो कहीं पे भी, है ना. या फिर आपने कुछ रोमन की सीरीज देखी होगी, स्पार्टैकस वगैरह, तो उसमें भी जो सोल्जर चलते हैं वो कैसे चलते हैं, एकदम लेफ्ट राइट करके चलते हैं. उनका जो कदम ताल होता है, जो परेड होता है, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता है. क्या होता था, वो जब ब्रिज पे चलते थे ना, है ना, ब्रिज पहले कैसे बनते थे, अपने सीमेंट कंक्रीट के नहीं बनते थे, पहले ब्रिज लकड़ी के वगैरह डोरी स्ट्रिंग से बनते थे ना. तो जब वो ब्रिज पे कदम ताल करते चलते थे, परेड करते चलते थे, तो ब्रिज टूट जाया करते थे, ब्रिज जल्दी जल्दी टूट जाया करते थे. ऐसा क्यों, तो एनालाइज किया कि जब सारे सोल्जर्स लोग एक साथ परेड करते हैं, उस परेड की फ्रीक्वेंसी होती है, उस परेड की क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है. और जो ब्रिज है ना, जो पुल है, जो लकड़ी से या डोरियों से बना होता है, वो उसकी भी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, है ना.
तो जब कदमताल करते हैं वो कदमताल की फ्रीक्वेंसी, वो परेड की फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की फ्रीक्वेंसी जैसे मैच हो गई, जैसे ही मैच हो गई तो वो ब्रिज जोर जोर से, क्योंकि क्या, जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो ब्रिज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लग जाता है। और लेकिन वो डोरी जो है वो उतना ऑसिलेशन सहन नहीं कर पाता है, तो ब्रिज क्या हो जाता था, टूट जाता था। ये हो गया पहला एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 या 1 में था। ठीक है, ब्रिज जल्दी जल्दी कोलैप्स होते थे, तो बाद में उनको बोला गया कि देखो जब ब्रिज आए तो आपको परेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे निकल जाओ, सटक जाओ, है ना। ब्रिज खत्म हुआ, वापस आप परेड स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ब्रिज पे, पुल पे आप परेड नहीं कर सकते। सोल्जर कभी भी परेड नहीं करते हैं अभी, ठीक है, उनको छूट दी जाती है। दूसरा, भूकंप जब आता है, अर्थक्वेक, कंप भूकंप जो बोलते हैं, जमीन हिलती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और अपन जब बोलते हैं कि जैसे ओ माय गॉड पिक्चर देखा होगा आपने, है ना, परेश रावल का जो दुकान होता है वो एकदम मजबूत होता है, और उसके बाद में एक जो दूसरे बुजुर्ग होते हैं उनकी क्या होती है, दुकान होती है ना। जब न्यूज़ आती है तो परेश रावल बोलता है कि अरे अरे जो हज पे गए हैं उनकी दुकान क्या हो गई होगी, गिर गई होगी, क्योंकि परेश रावल को भरोसा था कि अब उसकी दुकान क्या है, मजबूत है, कोई भूकंप वगैरह आएगा तो दुकान को कुछ नहीं होगा। और परेश रावल के दुकान के कंपैरिजन में जो बुजुर्ग हज यात्रा करने गए थे दुकान छोड़ के, उनकी दुकान इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो भूकंप में नहीं गिरी। उसके लिए एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, उसके लिए ये रेजोनेंस था। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला पहले आपको कि ये बिल्डिंग की भी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, देखो भूकंप विरोधी मकान अभी बनते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, भूकंप आए बिल्डिंग्स नहीं गिरेगी, उस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, और मकान मजबूत ही बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि भूकंप जो आएगा तो भूकंप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमको नहीं पता। बताने का यहाँ पे उद्देश्य यही है कि आपको ये रेजोनेंस समझ में आए। हर बिल्डिंग का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब भूकंप आएगा उसका भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, तो भूकंप की वजह से बिल्डिंग पे फोर्स लगेगा, तो भूकंप है ना, पीरियोडिक फोर्स है, बिल्डिंग पे लगा, बिल्डिंग क्या होगी, ऑसिलेट। अभी बिल्डिंग ऑसिलेट कैसी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी आपके बिल्डिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई तो बिल्डिंग ज़्यादा ऑसिलेट करेगी, गिर जाएगी, कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी मजबूत हो। लेकिन मान लो उसके कंपैरिजन में दूसरी बिल्डिंग थोड़ी कमज़ोर है, दूसरी बिल्डिंग थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उस दूसरी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो अर्थक्वेक आया है, जो भूकंप आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन दोनों के बीच में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो कमज़ोर बिल्डिंग है वो उतनी ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करेगी, इतनी ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करेगी, तो उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मकान मजबूत ही बनाने चाहिए, क्योंकि भूकंप जो आया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है किसी को नहीं पता है ना। अभी जब भूकंप आ जाएगा क्या पता किसको कितनी फ्रीक्वेंसी का आया, ये वाली बिल्डिंग उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी नहीं होगी किसी को पता नहीं है। तो मकान मजबूत ही बनाने चाहिए, लेकिन ये एक कंसेप्ट है। जिस बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भूकंप की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई वो बिल्डिंग गई, वो बिल्डिंग गई। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है रेजोनेंस पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।